दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। 3 दिन बाद आप मुझको सुन पा रहे हैं। मैंने आपको नोटिफिकेशन दिया था कि 3 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी है, थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं जिसका इम्पैक्ट झेलना पड़ता है। फिलहाल पूरी तरह से रिकवरी हुई नहीं है। आई थिंक 90% रिकवरी हो चुकी है। 1-2 दिन का टाइम और लगेगा, लेकिन चलो ठीक है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं जितना होता है जैसे होता है। अब देखिए निफ्टी को देखते हैं। सबसे पहले 126 पॉइंट्स की तेजी, आधे % का जंप है। लो की बात करें तो 24,932 का लो था, 25,175 का क्लोजिंग प्राइस है। तो एंड में थोड़ी सी तेजी होती है जिस वजह से निफ्टी ऊपर चल जाता है। बाकी साइडवेज चल रहा था आज के दिन मार्केट, कभी प्लस कभी माइनस। निफ्टी बैंक ने थोड़ा सा अच्छा किया, 1.25% की तेजी। मिड कैप के अंदर भी प्लस में क्लोजिंग है, स्मॉल कैप ने भी ठीक परफॉर्म किया। स्टॉक्स को देखें तो मैक्सिमम जो कंपनीज है उनके स्टॉक्स नीचे जाके ही बंद हुए हैं। 2 सेक्टर्स थे जिन्होंने आज के दिन मार्केट को संभाला। पहला है मेटल, 3% का उछाल है। सरकारी बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स यानी बैंक्स एंड मेटल के स्टॉक्स में बाइंग की वजह से आज मार्केट अच्छा कर पाया है। देखिए मेटल का आपको बताइए, मेटल के अंदर गोल्ड एंड सिल्वर को अपन चेक करें, काफ़ी समय से ट्रैक कर रहे हैं और बहुत अच्छी तेजी वहाँ पे बन रही है क्योंकि डिमांड काफ़ी ह्यूज है, सप्लाई काफ़ी टाइट है। अब सेम सिचुएशन आपको कॉपर के अंदर भी देखने को मिल रही है, लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर आपके पास में बाइंग के काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। आप म्यूचुअल फंड को खरीद सकते हैं, आप ETF को खरीद सकते हैं, लेकिन कॉपर में फिलहाल वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो कॉपर में किसी को इन्वेस्ट करना है या देखना है तो फिर वो कंपनीज के ऊपर अपनी स्टडी करे, जैसे हिंदुस्तान कॉपर, इस तरह की काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिनके स्टॉक्स भी कॉपर के प्राइजेस के साथ में इंक्रीज कर रहे हैं। साथ में सबसे खराब परफॉर्म किया निफ्टी मीडिया ने, निफ्टी ऑटोमोबाइल ने, FMCG ने और फार्मा ने। अब देखिए आज की बड़ी खबर को देखते हैं सबसे पहले, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। इंडिया और EU की FTA यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट डील साइन हो चुकी है। अब कैसा इम्पैक्ट होगा मार्केट को लेकर, जैसे आज आपने देख लिया मार्केट ने कुछ खास इसको वैल्यू नहीं दी है, जबकि इस डील को बोला जाता है कि मदर ऑफ ऑल डील्स, यानी बहुत बड़ी डील है। 20 साल हो गए इसको नेगोशिएशन में, बातचीत करते करते, लेकिन फाइनली अब जाके ये कन्वर्ट हुई है डील के अंदर। इसमें देखिए दोस्तों है क्या, FTA जैसे मैं आपको समझा चुका हूँ, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, यानी दोनों कंट्रीज अपने अपने टैरिफ को या तो रिड्यूस कर देती है, बहुत ही कम कर देती है, या ज़ीरो कर देती है। इसका मतलब क्या है, दोनों कंट्रीज का फायदा होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों जो कंट्रीज है या दोनों जो पार्टीज हम बोल सकते हैं, EU और इंडिया है, रिप्रेजेंट करती है 25% ग्लोबल GDP का, 1/3 है दुनिया के ट्रेड का। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक नंबर हम देख सकते हैं। साथ में देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको नोटिस करने को मिलेगा कि EU एक्सपोर्ट करेगा इंडिया को। यहाँ पे दोनों कंट्रीज के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, तो EU जो भी इंडिया में प्रोडक्ट बेचेगा, इंडिया उस पर एलिमिनेट या कट कर चुका है टैरिफ अबाउट 96.6% तक। तो इसमें किसका फायदा है, EU का फायदा है। साथ में आप देख सकते हैं कि इंडिया जो भी प्रोडक्ट को सप्लाई करेगा, EU में एक्सपोर्ट करेगा, तो उसके अंदर 99% जो प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर टैरिफ हो चुका है कट, या रिड्यूस हो चुका है, या रिमूव हो चुका है। अब दोस्तों प्रोडक्ट्स को देखते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स EU से इंडिया आएंगे और उनके ऊपर टैक्स हो चुका है कम या ज़ीरो। इसका मतलब इंडियन कंपनी से सस्ते प्रोडक्ट्स, मतलब जो पहले प्रोडक्ट्स आ रहे थे EU के, इंडिया में टैक्स को जुड़ने के बाद में, लगने के बाद में, अब वो प्रोडक्ट्स सस्ते हो गए। तो इंडियन कंपनीज को थोड़ा कंपटीशन फील करना पड़ेगा और जो बाहर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते हो जाएंगे। कौन कौन से, मशीन्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, प्रोसेस फूड्स एंड वाइन। ये प्रोडक्ट्स अब इंडिया में EU के सस्ते हो जाएंगे। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि यूरोपियन जो कंपनीज है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि सेव कर पाएगी 4 बिलियन यूरोस की ड्यूटी एनुअली, यानी इतना फायदा होगा EU को। इंडिया पे आते हैं, हम जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर अब टैक्स नहीं लगेगा, तो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ज़्यादा वहाँ पे डिमांड अपने प्रोडक्ट्स की बढ़ेगी। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हो गए, टेक्सटाइल्स है, लेदर है, मरीन प्रोडक्ट्स है, जेम्स ज्वेलरी है, केमिकल है, मोर और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो कंपनीज हैं, इनको उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन देखिए टाइम लगेगा, प्रोडक्ट कैसा है, कितना चलता है, ये सब चीज़ें मार्केट देखेगा, तो एकदम से स्टॉक्स में बाइंग हुई नहीं।
साथ में आगे चलते हैं। यहाँ पे आप सिंपली नोट कर सकते हैं, एग्जाम्पल दिए जैसे कुछ प्रोडक्ट्स के। कार्स, जो भी ईयू सप्लाई करता था इंडिया में, 110% तक उसके ऊपर ड्यूटी थी, टैक्स था। वो कट के अभी के समय 10% का हो चुका है। कितनी यूनिट पर? 2.5 लाख कार्स पर ईयर पर। यानी कार्स यहाँ पे सस्ती होगी तो कंपटीशन इंक्रीज करेगा अपनी डोमेस्टिक जो कार कंपनीज है उनके साथ में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, आप सिंपली नोट कर सकते हैं। साथ में कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको प्रोटेक्ट किया गया है, जैसे आपने बताइए देखा है कि हम जो डील करें यूएस के साथ में, यूएस आना चाहता है एग्री प्रोडक्ट्स के अंदर। अब यहाँ पे जो फार्मर है उनको फिर प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आएगी। ठीक है, तो वो सब चीज़ें अपन प्रोटेक्ट करके चलते हैं। सो ईयू को भी एंट्री नहीं दी है इन प्रोडक्ट्स में, यानी डेयरी आइटम के जो प्रोडक्ट्स हैं ईयू के सस्ते नहीं हो गए, वो वही रहेंगे, ताकि इंडियन जो कंपनीज हैं, इंडियन जो किसान है, अपनी जो भी है कमाई है वो कर पाए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट को कुछ खास पॉजिटिविटी देखने को मिली नहीं। एफआईएस ने कुछ खास किया नहीं, एफआईएस ने कुछ खास बाइंग की नहीं, क्योंकि जो एफटीए होता है ना उसमें कुछ खास मिलता नहीं है। एफटीए में ऐसा बताया जाता है कि इंडिया जीत रहा है, एक्चुअली इंडिया उसमें नहीं जीतता है, क्योंकि इंडिया एक तरह से एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग है, क्योंकि अभी भी डेवलप नहीं हुआ है, बहुत टाइम है, तो ग्रोथ ज़्यादा आती है। सो जो भी कंट्री इसके साथ में यानी इंडिया के साथ में एफटीए साइन करेगी तो उसी कंट्री का ज़्यादा फायदा है, क्योंकि वो कंट्री अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो ईजिली यहाँ पे बेच पाएगी, और यहाँ पे वैसे भी डिमांड काफ़ी ह्यूज है, कंज्यूमर और जो फैक्टर है वो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया का भी डेफिनेटली फ़ायदा होगा ईयू के अंदर, लेकिन बहुत कम होगा ईयू के कंपैरिजन में। ठीक है, ये पर्सनली मुझको भी लगता है और बाकी डेटा भी आपको यही बताता है। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेंशन ये रखा है कि इंडिया ईयू की जो डील है वो डन तो हो चुकी है, लेकिन एफआई अभी वेट कर रहे हैं फादर ऑफ ऑल डील्स का। सो ये मदर ऑफ ऑल डील्स थी, अब फादर ऑफ ऑल डील्स यानी इंडिया और यूएस का वेट है। अब वो सब चीज़ आपको बताइए, उसमें टाइम लगेगा, ट्रंप इजीली साइन नहीं करेगा। अभी ट्रंप के पास में जो नेगोशिएशन है वो सब पहुंचा हुआ है, वेट कर रहे हैं ट्रंप के अप्रूवल का, ताकि बात आगे हो पाए। लेकिन अभी तो ट्रंप 500% के टैरिफ पे अटका हुआ है। अगर डील साइन होती है तो वो 500% का टैरिफ कैसे लगाएगा? तो मुझे लग रहा है कि यूएस के साथ में तो टाइम लगेगा। जब ईयू के साथ में 20 साल का टाइम लग गया तो यहाँ पे इतनी जल्दी कैसे होगी डील? बाकी दोस्तों, इसके बाद में हम एक और पॉइंट के ऊपर आए, जो कि है बजट 26-27 का। 1 फरवरी को होगा, छुट्टी वाले दिन मार्केट ओपन होगा। उम्मीद है इन्वेस्टर्स को कि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है हो सकता है फुलफिल हो जाए टैक्स को कम करने की। अब देखिए दोस्तों, बातें ये हैं कि एसटीसीजी हो सकता है सरकार वही रखे, 15 का जो 20% कर दिया है उसको एज इट इज़ रहने दे, लेकिन जो एलटीसीजी है उसको 10% वापस से या उससे कम करने की कोशिश हो सकती है सरकार की। कई दोस्तों बातें यह है कि एलटीसीजी में जो एग्जेम्पशन है 1,25,000 रुपये की, कि उसके ऊपर के प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, उससे पहले या उतना प्रॉफिट होगा तो आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा। वो जो लिमिट है ना वो बढ़ सकती है, बट वो बढ़ेगी बिना तो कोई मतलब नहीं है, एफआई को उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि एफआई कोई लाखों में प्रॉफिट नहीं कमाती है, करोड़ों में कमाती है। तो सरकार को टैक्स को कम करना ही पड़ेगा। एसटीसीजी भी कम करने की उम्मीदें हैं, क्योंकि वैसे में मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है, अल्टीमेटली सरकार का फ़ायदा है, और एलटीसीजी तो कम होना ही चाहिए। सो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है इस बार, अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली एफआईज को एक मौका मिल सकता है इंडिया के अंदर बाय करने का, क्योंकि आफ्टर टैक्स उनके पास में प्रॉफिट ज़्यादा होगा अभी के कंपैरिजन में। सो देखते दोस्तों क्या होता है। बाकी फिलहाल मार्केट तो आपको यही बताने की कोशिश करा है कि मार्केट अभी के समय काफ़ी प्रेशर में है। एक ब्रेकडाउन मार्केट ने यहाँ पे दिया था टेक्निकली, उसके बाद में मार्केट थोड़ा सा रुकता है नीचे, यहाँ पे थोड़ा सा रुक रहा है। अगर नीचे जाता है तो ये सपोर्ट आप इसमें नोट कर सकते हैं, जो कि यहाँ से 2.5% नीचे है। सो मार्केट अगर अंडर परफॉर्म करा है तो कुछ ना कुछ है जो आउट परफॉर्म करा है, जैसे मेटल अच्छा परफॉर्म करे। सो काफ़ी इन्वेस्टर्स ने उसमें पैसे कमाए हैं। काफ़ी लोग सिल्वर एंड गोल्ड की डिस्कशंस को अवॉइड करते हैं, क्योंकि हो सकता है उनके पास में नहीं है, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है, नहीं है तो खरीदा जा सकता है उसको, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी एंड में डिस्कस करते हैं इनके ऊपर डिटेल में, क्योंकि कुछ रिस्क फैक्टर भी है सिल्वर एंड गोल्ड के अंदर, वो भी एक बार अपन चेक करेंगे। उससे पहले स्टॉक्स के ऊपर आते हैं। गो कलर्स 7% के साथ में टीजी इसमें मिली है। रीज़न देखिए दोस्तों, ये है कि कंपनी ने बाय बैक का प्रपोजल दिया है 29 तारीख को, इसके नंबर्स आएंगे Q3 के, और साथ में बाय बैक भी होगा।
सो बायबैक, बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड, इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, शॉर्ट टर्म में तेजी बन जाती है। अब वो ट्रेडिंग वाली तेजी होती है, फंडामेंटली तेजी नहीं होती है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कोटक महिंद्रा बैंक, इसके रिजल्ट आए थे, इम्पैक्ट हुआ 3% के साथ में क्रैश होने के बाद में। रिजल्ट अच्छे नहीं थे। अगर मैं परसेंटेज बेसिस में देखूँ तो इसमें 5% की सेल्स ग्रोथ है, 5% की प्रॉफिट की ग्रोथ है, जो कि बाकी बैंक्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। सोनाकॉम्स, स्टॉक ने 7% की तेजी दी, सरप्राइजिंग तेजी यहाँ पे मिली है। नंबर्स हमने देखे थे, 23 तारीख को इसके नंबर्स थे आफ्टर मार्केट क्लोजिंग या ड्यूरिंग मार्केट आर, आप बोल सकते हैं। यहाँ पे 3 बार अप पे थे, तो ज़्यादा कुछ खास मिला नहीं मार्केट को इसमें रिएक्ट करने के लिए, और आज के दिन 6-7% की तेजी इसमें बनी है। टेक्निकली देखते हैं। नुवामा, स्टॉक क्रैश कर गया क्योंकि रिजल्ट अच्छे नहीं थे, मार्केट को रिजल्ट पसंद नहीं आए, कुछ खास ग्रोथ इसमें देखने को नहीं मिली। बाकी देखिए दोस्तों, गाइडेंस के अंदर मैनेजमेंट ने बोला है कि Q4 की अर्निंग्स ओके ओके आ सकती है Q1 के हिसाब से, Q1 के अकॉर्डिंग। साथ में बैक टू ग्रोथ हम पहुंचेंगे नेक्स्ट 12 महीनों में एसेट सर्विसेज के अंदर। सो इन्वेस्टर्स को कुछ खास लगा नहीं यहाँ पे, और स्टॉक ने 5% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है। तो सबसे पहले दोस्तों चार्ट को देखते हैं। गो कलर्स, सीखने को क्या है यहाँ पे? सीखने को दोस्तों ये है कि जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेकर आती है, और वो जो स्टॉक है जब तक बुलिश ना हो, जब तक इन्वेस्टर्स उसमें बाइंग नहीं करते हैं, और करते हैं तो फिर स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं। आप देख सकते हैं एक रेंज के अंदर बाउंड था, लेकिन उसके बाद में ब्रेक डाउन किया, और उसके बाद में कंटिन्यूसली गिरावट 71% के साथ में टूट चुका है। तो बीच बीच में ट्रेडर प्ले कर देते हैं, बायबैक आ गया, स्प्लिट आ गया, बोनस आ गया, उसके बेसिस पे, बाकी कुछ खास यहाँ पे नहीं है। कोटक महिंद्रा बैंक, सो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ से निकलेंगे, और जो एक्टिव बैंक है जिनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे। और यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भी जब बाय करते हैं जब रिजल्ट अच्छा है और स्टॉक अपने सपोर्ट पे हो। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए ना ही इन्वेस्टर्स के लिए कुछ है प्राइजेस बेसिस पे, क्योंकि स्टॉक अभी ऊपर ही है, और ना ही ट्रेडर्स के लिए कुछ खास दिख रहा है नंबर्स के बेसिस पे। सोनाकॉम्स, एक सरप्राइजिंग मूव था। तो जब तक टेक्निकली रिवर्सल नहीं हो, जब तक कोई भी श्योरिटी टेक्निकल चार्ट में देखने को नहीं मिलेगी। गैप काफ़ी अच्छा है, 51% के आसपास का गैप है, लेकिन जब तक ब्रेकआउट नहीं होता, जब तक कुछ खास यहाँ पे भी नहीं है। नुवामा, स्टॉक गिर गया, सपोर्ट के आसपास आ चुका है, सो नंबर्स अच्छे नहीं है, तो डेफिनेटली फिर वैसे कंपनी से दूर रहेगा, क्योंकि जब मार्केट ही रिस्क में है। निफ्टी का सपोर्ट 2.5% नीचे है यहाँ से, तो जब निफ्टी 2% गिरेगा तो ये स्टॉक जिनके नंबर्स अच्छे नहीं है वो तो पता नहीं कितना गिर सकते हैं। तो ऐसे में वेट एंड वॉच इन्वेस्टर्स करेगा, क्योंकि उसको पता है कि बार्गेन प्राइस पे सस्ते भाव में ऐसे मार्केट के अंदर कंपनीज मिल जाती है। सो देखिए दोस्तों, इक्विटी के अंदर तो कुछ खास नहीं है, कुछ कुछ कंपनीज है जो अच्छा कर सकती है, बाकी हर मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं पैसे बनते हुए दिखते हैं। बुल मार्केट हो, बेयर मार्केट हो, कहीं ना कहीं पे बुल मार्केट आपको देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं पैसे बनते हुए देखने को मिलेंगे। सो फिलहाल वो पैसे बन रहे हैं मेटल्स में, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, और ये जो भी गोल्ड मतलब मेटल्स, उनके अंदर अच्छे खासे पैसे बन रहे हैं। पॉइंट ये है कि फिलहाल के प्राइस के हिसाब से बहुत रिस्क है या फिर नहीं है। सो गोल्ड, रियल टाइम डेटा है, 1% की तेजी। सिल्वर 7.5% की तेजी। सिल्वर एंड गोल्ड के बीच में जो डिफरेंस है बहुत बड़ा होते जा रहा है, और ये एक रिस्क फैक्टर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सो ये सेंचुरी ऑफ सिल्वर यानी 100 साल का डेटा आपके सामने है। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं 1934 सिल्वर परचेज एक्ट आया था। उसके बाद में हम ये देख सकते हैं 1964 यूएस ने मिंट किए थे 90% सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, ये सब चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो तेजी बनी थी, जो पीक बना था 1980 में बना था। अभी काफ़ी जो इन्वेस्टर्स हैं इस तेजी को 1980 की तेजी से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि उस समय जो आरएसआई था वो आज की डेट में है, और उसके बाद में जो हुआ था ना वो देखने लायक था। क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा सा इसमें दिखाऊं, ये 1980, और उसके बाद में जब सिल्वर गिरा था, गोल्ड भी गिरा था 90, एक डेकेड, 10 साल, दशक। उसके बाद में 90 से 2000, 20 साल। उसके बाद में हम 2010 भी ले सकते हैं। सो 2010 में, यानी हम बोल सकते हैं 30 साल तक नहीं बने इन्वेस्टर्स के पैसे। 30 साल, मतलब 3 साल तो वैसे भी बहुत बड़ा टाइम होता है इन्वेस्टर्स के लिए, और 30 साल की यहाँ पे बात हो रही है, तो बहुत ही गजब की गिरावट थी। ये आपके सामने है जो भी है रियल प्राइस है,
और उसके बाद में फिर 2008 के क्रैश में सिल्वर एंड गोल्ड चले थे, फिर वापस से 10 साल तक पैसे नहीं बने इसके अंदर। 10 से लेकर 20 तक आप देख चुके हैं कि सिल्वर एंड गोल्ड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। फिर 20 के बाद में यहाँ पे तेजी तेजी आई है और पैसे बनने शुरू हुए हैं। और साथ में दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, अभी जो स्पॉट प्राइस है उसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ये देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पॉट प्राइस के अंदर 9080 से पहले या 9080 का डेटा नहीं है। सो 9080 पे सिल्वर यहाँ पे था, उससे थोड़ा सा ही ऊपर गया है 2008 में। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं, डेटा नहीं है, 1983 से डेटा है, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि उस समय सिल्वर का जो पीक था, जो चोटी बनी थी, वो ये बनी थी। उसके बाद में थोड़ा सा हाई ऊपर गया था, उसके बाद में वापस से क्रैश। अभी तो बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, तो रिस्क तो बहुत ही ज़्यादा है। कुछ भी न्यूज़ अगर नेगेटिव आती है डिमांड के अंदर या जो भी है, तो काफ़ी गिरावट यहाँ पे हो सकती है, और उसके बाद में 10-10, 20-20 साल तक सिल्वर नहीं चलता है। ये क्या है, रिस्क है। तो ट्रेडर रिस्क लेगा, उसको तो पैसे बनाने हैं। जब तक तेजी नहीं मिलेगी ट्रेडर तो एक्टिव होगा नहीं, और उसको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो रिस्क को मैनेज करने के लिए स्टॉप लॉस होता है। कहने का मतलब यह है कि ट्रेडर्स के लिए अभी भी यहाँ पे है बहुत कुछ, इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो जब तक गिरेगा नहीं 20%, 25%, जब तक इन्वेस्टर का है ही नहीं, यहाँ पे कोई सेंस बनता ही नहीं है। ठीक है। साथ में आप देख सकते हैं गोल्ड भी इसके अंदर अभी ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ नहीं है, बी की बात कर रहा हूँ, और इसमें सिल्वर के अंदर हो चुका है। साथ में हम ट्रेडिंग चार्ट के हिसाब से, डी चार्ट के हिसाब से अगर अपन देख रहे थे, तो इसके अंदर डेफिनेटली यहाँ पे डिमांड दिख रही थी, बहुत महंगा था, स्टिल यहाँ पे डिमांड दिख रही थी, यहाँ पे भी अभी भी डिमांड दिखी। तो ठीक है, उस हिसाब से सिल्वर चल रहा है। सो ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन अभी सिल्वर एंड गोल्ड में बना हुआ है। जब ये गिरेगा इन्वेस्टर्स के पीओवी से बात होगी, और बहुत कुछ है इन्वेस्टर्स के लिए भी यहाँ पे, बट फिलहाल के लिए ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए इसको देखा जाएगा। अब देखिए, एक ऑप्शन है, जैसे आपके पास में ईटीएफ के ऑप्शन होते हैं। अगर कोई ये सोच रहा है कि मुझको गोल्ड सिल्वर दोनों चाहिए, जस्ट एक ऑप्शन बता रहा हूँ आपको, आप अपनी रिसर्च इसके ऊपर करना। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सिल्वर को अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड से ज़्यादा कभी मत रखना। अगर आपके पास में 100 रुपीज़ है, 70 रुपये गोल्ड में, 30 रुपये सिल्वर में, ठीक है। ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग दोनों की बात करो, बाकी ठीक है, सिल्वर बी के अंदर सिर्फ ट्रेडिंग करते स्मॉल अमाउंट से तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बड़े अमाउंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे एक ऑप्शन है, एक एक म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों को लिया जाता है। चार्ट आप देख सकते हैं किस हिसाब से चल रहा है। 63% है गोल्ड और 38% है सिल्वर। तो यहाँ पे इन्वेस्ट करने से आपका पैसा डिवाइड हो जाएगा। ट्रेडर के लिए एक ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे एग्जिट लोड नील है, यानी नहीं है, आज खरीद के कल आप बेच सकते हैं, बट लाइव मार्केट में होगा नहीं, 1-2 दिन लगते हैं एनएवी आने में, तो वो 1-2 दिन का ब्रेक आपको लेना ही पड़ेगा अगर आपको ये देखना है। बाकी ईटीएफ गोल्ड एंड सिल्वर का दोनों अवेलेबल है। मोस्टली यहाँ पे इन्वेस्टर काम करते हैं। अब जब गिरेगा 20% या उससे ज़्यादा या जो भी है जैसा भी है, उस समय हम इसको और विस्तार से बातचीत करेंगे फॉर इन्वेस्टर्स। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियोस को आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।